गुड इवनिंग टू ऑल आवर व्यूअर्स। आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेंस में। मैं हूं देवेश और मेंस में आज हम बात करेंगे इन्फ्लुएंजा के बारे में, या जिसे हम आम भाषा में फ्लू के नाम से भी जानते हैं। सदियों से ही इन्फ्लुएंजा वायरस मानव जाति को नुकसान पहुंचाता आया है। बीते कुछ वर्षों में स्वाइन फ्लू या फिर चिकनगुनिया जैसी समस्याएं अब दुनिया भर में एक महामारी के रूप में फैलती गई हैं। लेकिन मेंस में हम ये जानते हैं कि किस तरह अपने आत्मविश्वास के जरिए हम किसी भी बीमारी को जीत सकते हैं, किसी भी समस्या से सकारात्मक रूप से बाहर आ सकते हैं। इन्फ्लुएंजा यानी H1N1 स्वाइन फ्लू एक संक्रामक रोग है जो स्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस से फैलता है। ये बीमारी सुअरों से फैलती है और इसके लक्षण भी आम संक्रामक रोगों जैसे ही हैं, जिसमें आमतौर पर सर्दी, जुकाम, खांसी, उल्टी, दस्त, बदन दर्द और तेज बुखार जैसी परेशानियां हो सकती हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक 2 साल की उम्र से कम के बच्चों और 65 की उम्र के लोगों के लिए ज्यादा खतरनाक है। ये वायरस खांसने, छींकने या सांसों से भी फैलता है। कई बार वीक इम्यून सिस्टम की वजह से हमारा शरीर आसानी से संक्रामक रोगों की गिरफ्त में आ जाता है। WHO की एक रिपोर्ट के मुताबिक इन्फ्लुएंजा इंसान से इंसान में भी फैलता है, इसलिए ये जरूरी है कि लोग संक्रमण की रोकथाम के लिए आवश्यक कदम उठाएं। एक रिसर्च के अनुसार हमारे देश में H1N1 फ्लू का पहला केस 16 मई 2009 को रिपोर्ट किया गया और 4 अगस्त 2009 को H1N1 फ्लू से पहली मौत दर्ज की गई, जबकि साल 2009 में इससे मरने वालों की तादाद 1002 थी। तो किस तरह आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाकर इन्फ्लुएंजा से बच सकते हैं और क्या एहतियात ले सकते हैं जिससे आप इन्फ्लुएंजा से दूर रह सकते हैं, इस बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ सेट पर मौजूद हैं आयुर्वेद एक्सपर्ट डॉक्टर मुकेश शर्मा। मुकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेंस में। थैंक यू सो मच। शारीरिक कमजोरी या इम्यूनिटी में कमी होने की वजह से हम देखते हैं किसी भी व्यक्ति को अनेक समस्याएं पैदा हो सकती हैं, लाखों प्रॉब्लम्स उनके सामने आ सकती हैं। लेकिन खासकर इन्फ्लुएंजा वायरस के अटैक करने का क्या कारण होता है किसी भी व्यक्ति में? देखिए, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, यानी जो हमारा श्वसन तंत्र है, उस पर अटैक करने वाली जितनी भी डिजीजेज होती हैं, उनमें जो गंभीर समस्याएं होती हैं, उनमें से एक इन्फ्लुएंजा को माना जाता है। ये एक वायरस की वजह से होता है, ये भी सबको जगजाहिर है। और वायरल अटैक कब होता है? जब ऋतु संधि काल होता है, यानी 2 मौसम आपस में मिलते हैं, या फिर नमी वाला मौसम होता है या फिर ठंडक वाला मौसम होता है। हमारा शरीर टेम्परेचर इम्बैलेंसिंग को आसानी से सेटल कर सकता है, लेकिन बिलो टेम्परेचर में या नमी वाले मौसम में बैक्टीरियाज और वायरसेस बहुत ज्यादा ग्रो करते हैं, ये आपको पता है। जी बिल्कुल। अब तीसरी चीज निकल के आती है कि आपकी इम्यूनिटी का सिस्टम कैसा है। आपकी इम्यूनिटी अगर वीक है तो कोई भी तरह का वायरस या बैक्टीरिया आपके ऊपर आसानी से अटैक कर सकता है, और जब वो अटैक करता है और आपकी इम्यूनिटी कम होती है तो बहुत लंबे टाइम तक आपके शरीर को चपेट में ले लेता है। और चपेट में लेने के बाद, क्योंकि ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से जुड़ा हुआ है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मींस ऑक्सीजन इंटेक जहां से होता है, तो जब ऑक्सीजन इंटेक ही नहीं हो पाएगा, हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन ही नहीं बना पाएगा, तो आपके शरीर की जो क्रियाएं हैं वो कैसे चलेंगी? लेकिन वो नहीं चल पाएगी। हम देखते हैं कि इम्यूनिटी बरकरार होने के बावजूद कुछ लोग जो एलर्जी से ग्रस्त होते हैं, जिन लोगों को एलर्जीज बहुत ज्यादा होती है, उन लोगों को भी इन्फ्लुएंजा ज्यादा होता है। देखिए, ये हाइपर सेंसिटिविटी की बात होती है। बहुत से लोग बहुत ज्यादा संवेदनशील होते हैं, किसी भी तरह के पोलन ग्रेन्स हैं, डस्ट है, स्मोक है, या इस तरह की और चीजें हैं, उनके प्रति उनकी संवेदनशीलता बहुत शून्य के बराबर होती है। इसलिए उनके ऊपर ये आसानी से अटैक करते हैं, और अटैक करने के बाद, डिपोजिशन होने के बाद, जब इनका इंक्यूबेशन पीरियड चलता है, उस इंक्यूबेशन पीरियड के दौरान अगर हम प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं कर पाते हैं तो फिर ये अपना प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर देता है। तो यानी जो लोग एलर्जीज से जूझ रहे हैं, उन लोगों को भी इन्फ्लुएंजा होने का खतरा ज्यादा होता है। अनीता जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, बताएं अनीता जी। गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग डॉक्टर साहब। जी गुड इवनिंग। डॉक्टर साहब, मुझे ये पूछना है कि अपने इम्यून सिस्टम को हम लोग कैसे मजबूत कर पाएं जिससे कि हम इन सब बीमारियों से बच पाएं। और मेरा बेटा दिल्ली में रहता है तो उसको बहुत जल्दी इन्फेक्शन हो जाता है, उसको कैसे बचाव कर सकते हैं? जी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, बहुत अच्छा सवाल इन्होंने पूछा है। एक सवाल से सभी श्रोताओं के लिए फायदेमंद साबित होगा। जहां तक इम्यूनिटी का ताल्लुक है, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए अगर आप आयुर्वेद की नजर से पूछें तो मैं एक ही चीज को रिकमेंड करूंगा, दैट इज आंवला। आंवला अपने आप में संपूर्ण है, क्योंकि विटामिन सी का भरपूर स्रोत है, और विटामिन सी का जो मेन काम होता है वो हमारे शरीर की इम्यूनिटी को डेवलप करने का होता है। यानी कोई भी चीज आपके ऊपर अटैक करती है तो विटामिन सी आपके अंदर इतनी इम्यूनिटी भर देता है कि वो चीज आपके ऊपर कोई गंभीर प्रभाव नहीं छोड़ने पाती।
तो इनको मैं सजेस्ट करूंगा, या जो भी लोग सुन रहे हैं देख रहे हैं वो उनको सजेस्ट करूंगा, जब तक फ्रेश आंवला आता है आंवले का जूस इस्तेमाल किया जा सकता है, आंवले की चटनी इस्तेमाल कर सकते हैं, आंवले का मुरब्बा इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी रूप में आंवले को पकाने, गलाने या प्रिजर्व करने में आंवले के गुणों में कोई कमी नहीं आती है, आंवले का इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां तक इन्होंने अपने बेटे के बारे में सवाल किया है कि दिल्ली में वो रहता है और यहाँ पे वो इम्यूनिटी की कमी की वजह से समस्याओं से जूझ रहा है, तो हरिद्रा खंडम नाम से एक मेडिसिन आती है। हरिद्रा खंडम 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम गर्म दूध के साथ वो लें, साथ में हल्दी का सेवन जरूर करें। हरिद्रा खंडम जो है वो एक ऐसा हर्बल कॉम्बिनेशन है जो आपकी इम्यूनिटी को बहुत बहुत ऊंचे दर्जे तक बढ़ा देता है, ताकि आप किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए काबिल बन जाए। और जहां तक हल्दी भी देखी जाती है वो कफ दूर करने में भी काफी लाभदायक होती है। हल्दी के बहुत सारे गुण होते हैं। हल्दी एंटीबायोटिक का भी काम करती है, हल्दी आपकी इम्यूनिटी को भी डेवलप करती है, हल्दी आपके डाइजेशन को भी प्रॉपर रखती है, हल्दी आपके स्किन पे भी बहुत अच्छा प्रभाव डालती है। तो हल्दी का लगातार अगर सेवन किया जाए तो बहुत अच्छा है। हाँ, जॉइंट्स में अगर पेन है, या जैसे अभी आपने चिकनगुनिया का नाम लिया, उसमें भी अगर कच्ची हल्दी जो बाजार में आती है उसकी सब्जी बना के उसका सेवन किया जाए तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट हमारे सामने आते हैं। तो जरूरी है यहाँ पर अगर आप अपनी डाइट में आंवले को शामिल करें तो इम्यूनिटी बरकरार रख सकते हैं, और साथ ही साथ हल्दी के उपयोग से भी आपको काफी फायदा हो सकता है। रजनी जी हमारे साथ हैं, बताएं रजनी जी। हेलो, गुड इवनिंग। जी गुड इवनिंग। हाँ, मेरी मौसी की उम्र 66 ईयर है, तो उनको 2 साल पहले पैरालाइज हुआ था, तो उनसे उनकी ना आवाज चली गई है। उनको हाई बीपी और शुगर भी है, तो क्या इनकी आवाज आ सकती है? कोई मेडिसिन है या कोई घरेलू कोई उपाय? देखिए, जब तक इनकी मेडिकल रिपोर्ट्स नहीं देखी जाती हम कुछ नहीं कह सकते। अलबत्ता इनकी आवाज वापस आने का, अगर पैरालिटिक अटैक हुआ है, यानी पैरालिसिस को अगर देवेश आप देखें तो वो वायु रोगों में आता है, और वात रोगों की वजह से जितनी प्रॉब्लम होती है उसमें एग्रीवेटेड वाता का अगर शमन किया जाए, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज है, मैं इनको ईजी कर दूं कि हमारे शरीर में 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। उसमें वात के प्रकोप के कारण जितने भी रोग होते हैं, वात के एग्रीवेशन को कम करने के लिए एक तो हमें चिकनाई का बहुत ज्यादा सेवन करना चाहिए, और दूसरी बात हमें रूखा सूखा बासी खाना बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। अगर इनके जो पेशेंट हैं उनको जो प्रॉब्लम है, अगर ये लगातार अभ्यंग कराएं, उसका पंचकर्म ट्रीटमेंट को अगर ये अडॉप्ट करें तो निश्चित तौर पे उनकी आवाज वापस आ सकती है। यहाँ पे उनको मैं सजेस्ट करना चाहूंगा कि सारस्वतारिष्टम 5 चम्मच सुबह 5 चम्मच शाम, उसके साथ वच का इस्तेमाल किया जा सकता है। वच नाम की एक हर्ब आती है, वच को आप छोटी उंगली के नाखून से आधा अगर मुंह में डाल के लगातार चूसते रहें तो वच का बहुत अच्छा इस्तेमाल देखा गया है आवाज वापस आने में। दूसरी बात, मैंने पहले भी एक शो में बताया था कि उनकी जबान पर एक कच्चे कोयले का टुकड़ा रखें और उनके सामने एक बुक रख के उसको पढ़ने के लिए कहें, और उनसे कहें कि कोयला नीचे नहीं गिरना चाहिए। उससे जब वो बोलना शुरू करेंगी तुतलाहट के साथ बोलेंगी, लेकिन उनकी जीभ की जो मसल्स हैं उनको काफी स्ट्रेंथ मिलेगी, उससे काफी हद तक इसमें डेवलपमेंट हो सकती है। लेकिन फिर भी अगर ये सारी मेडिकल रिपोर्ट्स के साथ हमसे कांटेक्ट करें तो हम इनको सही लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बता सकते हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पर जरूरी है आपको मेडिकल रिपोर्ट्स को लेकर आना, और ये इस तरह की जांच देखना कि उनको किस तरह की बीमारी फॉलो कर रही है, और सही ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर इन्फ्लुएंजा की जब हम बात करते हैं तो ये देखते हैं कि दुनिया भर में लगभग 15 लाख लोग इस वक्त इन्फ्लुएंजा से पीड़ित हैं, और सिर्फ भारत में ही हर वर्ष हम देखते हैं कि 29,000 लोग लगभग उन लोगों की मौत होती है इन्फ्लुएंजा के, जो पीड़ित होते हैं इन्फ्लुएंजा से। तो ये अपने आप में बहुत ही बड़ी फिगर है। मुकेश जी, मैं ये जानना चाहूंगा कि जो लोग डायबिटिक होते हैं उनके अंदर इम्यूनिटी डेफिनेटली कम होती है, और साथ ही साथ उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने के साथ साथ उन्हें दूसरी चीजों का असर होना भी कम हो जाता है। ऐसे में इन लोगों को क्या करना चाहिए कि देखिए, डायबिटीज के बारे में देवेश जी, सबसे पहली बात यह है कि डायबिटीज किसी ना किसी एक बॉडी के ऑर्गन को जरूर टारगेट करता है, उसको वीक करता है, चाहे वो किडनी है, चाहे वो लिवर है, चाहे वो आईज है, या कोई भी एक ऑर्गन जिसको वो टारगेट करता है उसको वो नुकसान पहुंचाता है जरूर। इसके लिए ये जरूरी है कि शुगर लेवल लगातार जांचना, एक्सरसाइज लगातार करना, अपने खाने के ऊपर पूरा ध्यान रखना, और खाने में अब जैसे इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए मैंने बताया उसमें मधुर रस वाले जो पदार्थ हैं उनका सेवन कम करना। आंवले का जैसे मैंने बताया था, आंवले में 6 के 6 रस होते हैं, दुनिया में 6 रस पाए जाते हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। हर चीज में कोई ना कोई 1 या 2 रस होते हैं, लेकिन आंवला एकमात्र ऐसी चीज है जिसमें 6 के 6 रसों का हमें आस्वादन मिलता है। यानी उसको खाएंगे आप, मीठा भी लगेगा, खट्टा भी लगेगा, कसैला भी लगेगा, तीता भी लगेगा। तो इस तरह की चीजों का लगातार अगर इस्तेमाल किया जाए, एक्सरसाइज को किया जाए, अगर प्रॉपर मेडिसिन ली जाए और लगातार मॉनिटरिंग की जाए तो डायबिटीज पे भी विजय पाई जा सकती है। यानी एक तरह से बैलेंस लाइफस्टाइल अपनाकर आप खुद को स्ट्रांग रख सकते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज के साथ साथ आंवले का सेवन भी आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होगा। एक ब्रेक लेंगे, यहां पर बने रहे हमारे साथ, कहीं मत जाइएगा।
इन्फ्लुएंजा से बचने में बहुत ही खास उपाय है और वो है लगातार पानी पीना। अगर आप लगातार पानी पीते हैं और शरीर में लिक्विड इंटेक बरकरार रखते हैं तो इससे आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ साथ डाइजेस्टिव सिस्टम भी सही रहता है। यहाँ दीप्ति हमारे साथ जुड़ गई हैं। बताएं दीप्ति जी। पूछना था कि मेरे हस्बैंड का ना सीमेन काउंट है वो कम है, उससे कोई आयुर्वेदिक मेडिसिन होगी, ये पूछना था। एक बार सवाल दोबारा पूछे दीप्ति जी। मैंने सुन लिया है इनका, क्योंकि इन्होंने बताया इनके हस्बैंड के सीमेन एनालिसिस इन्होंने कराया है, उसमें स्पर्म काउंट बहुत ज्यादा डाउन है जी। देखिए, स्पर्म काउंट डाउन होने के कई कारण होते हैं। एक तो ये कि जहाँ पे स्पर्म बनते हैं क्या वहां से वो कैरी होके आगे आ रहे हैं या नहीं, या फिर बिल्कुल नहीं बन रहे हैं। अगर बिल्कुल नहीं बन रहे हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें कुछ आयुर्वेदिक ऐसे ट्रीटमेंट्स होते हैं जिसकी वजह से हम देखा जाए तो बहुत ज्यादा स्पर्म काउंट बढ़ना शुरू हो जाता है। लेकिन मेडिसिन के तौर पर अगर ये जानना चाहती हैं तो चंद्र प्रभावटी 2 टैबलेट सुबह 2 शाम, और अश्वगंधादि चूर्ण, अश्वगंधादि चूर्ण का लगातार इस्तेमाल 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम ये कराएं इनको। इसके साथ एक जीवक के नाम से एक मेडिसिन आती है, जिया पोता जिसको बोलते हैं, उसके बीजों को ये ले लें। उसके बीजों में से कम 8 से 10 बीज सुबह और 8 से 10 बीज शाम को अश्वगंधादि चूर्ण के साथ ही मिलाकर उनको दें। और एक अश्वजित नाम के कैप्सूल आते हैं, इट्स अ साउथ इंडियन कंपनी जिनकी तरफ से ये कैप्सूल आते हैं। उन कैप्सूल का लगातार एक कैप्सूल एक सुबह एक शाम अगर ये सेवन कराएं तो निश्चित तौर पे इनको लाभ होगा। उसके बाद हमें बताएं कि उन्होंने कितनी प्रोग्रेस की। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर हम इनको लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बता सकते हैं। हाँ, इतना जरूर मैं कह सकता हूँ कि आयुर्वेद में 101% अगर स्पर्म काउंट डाउन है तो उसको बढ़ाया जाता है। अलबत्ता अगर वो नील है तब हमें इन्वेस्टिगेशंस कराने की जरूरत होती है कि क्या वो नील है तो वो क्यों है, उसका कारण क्या है। well, इस समस्या में अगर आप अपनी डाइट में लहसुन का इस्तेमाल भी करेंगे तो ये भी काफी हद तक आपको मददगार साबित होगा। ऋतु हमारे साथ हैं, बताएं ऋतु जी। सर मुझे ये पूछना है कि बेटा होने के बाद मेरा ना वेट काफी बढ़ गया है, 70 kg हो गया है, तो उसको घटाने के लिए कोई उपाय है? जी हाँ, देखिए बच्चा पैदा होने के बाद जो बॉडी में चेंजेस आते हैं फीमेल्स में, बेसिकली वो हार्मोनल इम्बैलेंसिंग की वजह से होते हैं। इनको मैं सजेस्ट करना चाहूँगा अशोकारिष्टम और दशमूलारिष्टम दोनों में से 5-5 चम्मच सुबह 5-5 चम्मच शाम लगातार लें, क्योंकि रिटेंशन की वजह से होता है। रिटेंशन में जब फ्लूइड बॉडी में रुकना शुरू हो जाता है तब बॉडी में फुलावट ऐसी आनी शुरू होती है। अलबत्ता यूरिन में अगर इनकी कोई प्रॉब्लम है या यूरिन ठीक से नहीं आ पा रहा है या यूरिन पास करने के बाद इनको ऐसी सेंसेशन रहती है कि शायद और यूरिन आएगा, तो चंद्र प्रभावटी 2 टैबलेट सुबह 2 शाम ये लगातार ले सकती हैं। अदरवाइज अशोकारिष्टम और दशमूलारिष्टम दोनों अपने आप में संपूर्ण औषधियां हैं। लगातार 3 से 6 महीने अगर ये इस्तेमाल करेंगी, ये देखेंगी कि अमेजिंगली बहुत आश्चर्यजनक रूप से इनके शरीर में जहां जहां फैट की बढ़वार हुई है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो गई है। जी बिल्कुल, और हो सके तो व्यायाम को अपनी जीवन शैली में जरूर शामिल करें। रेगुलर व्यायाम आपको जरूर मोटापे से दूर रखने में मददगार साबित होगा। इन्फ्लुएंजा की जब बात करते हैं तो यहां पर हम ये देखते हैं कि ये एक संक्रामक रोग है जो कि खांसने से और छींकने से बहुत ही ज्यादा फैलता है। तो यहाँ कोशिश करनी है कि जब आप खांसें और छींके तो एक रुमाल का इस्तेमाल करें, अपने मुंह को कवर रखने की कोशिश करें। और जैसे कि हमने अभी बात करी कि इम्यूनिटी, अपने शरीर की इम्यूनिटी को बरकरार रखकर हम खुद को इस रोग से दूर रख सकते हैं। यहाँ पर एक और कॉलर जुड़ गए हैं हमारे साथ, बताएं। आशा जी सवाल पूछें। नमस्कार डॉक्टर साहब। जी नमस्कार डॉक्टर साहब, मेरे को ना हाइटस हर्निया डायग्नोज हुआ है, 1 महीना हो गया है। जी तो दोबारा बताएं। हाइटस हर्निया। हाइटस हर्निया जी। हाँ जी, हाइटस हर्निया। तो उसका 1 महीने से मैं एलोपैथिक मेडिसिन ले रही हूँ, मुझे काफी आराम है। तो मैं ये पूछना, अब वो कह रहे हैं कि अभी आप मेडिसिन बंद कर दीजिए, तो मुझे क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए कि मेरा कंट्रोल में रहे, मुझे दिक्कत ना हो? अभी आपको लक्षण क्या है? लक्षण अभी फिलहाल तो अब बिल्कुल ठीक है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे अब बाहर कहीं गए, हमने खा लिया थोड़ा, तो मेरे को वही थोड़े झाग से डाइजेशन में गैस सी बन रही थी जी। हाँ देखिए, इनको मैं सजेस्ट करना चाहूँगा, एक तो द्राक्षारिष्टम जरूर लें 5 चम्मच सुबह 5 चम्मच शाम। उससे क्या होगा कि इनका जो हीमोग्लोबिन लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा। हीमोग्लोबिन लेवल जब धीरे धीरे बढ़ेगा तो इनकी इम्यूनिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी। एक बात। दूसरी बात, हिंगवाष्टक चूर्ण और शिवाक्षार चूर्ण, ये दोनों चूर्ण ये ले लें। 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम शिवाक्षार चूर्ण खाना खाने के बाद, और 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम हिंगवाष्टक चूर्ण
खाना खाने के लिए जब पहला टुकड़ा तोड़ते हैं, दूसरे टुकड़े में 1 चम्मच हिंगवाष्टक चूर्ण डालें, उसमें थोड़ा देसी घी डालें, उसके बाद उसको खा लें और फिर बाकी का खाना खा लें। अगर ये लगातार इसको सेवन करेंगे तो बहुत ज़्यादा इनको रिलीफ होगा। लेकिन क्योंकि मंदाग्नि एक मेन प्रॉब्लम होती है, इसमें मंदाग्नि की वजह से सारी चीज़ होती हैं, उसके लिए मैं इनको सजेस्ट करना चाहूँगा जितने ज़्यादा स्पाइसेस ये इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, स्पाइसेस में आप मिर्चों को ना लें जी, मिर्चों के अलावा जितने भी मसाले होते हैं उन सब का जरूर सेवन करना चाहिए। उनसे मंदाग्नि दूर होती है और मंदाग्नि की वजह से जिस तरह की कॉम्प्लिकेशन जैसे इनको है, ये है या फिर थायराइड है या फिर और बहुत सारी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हैं जो उस वजह से होते हैं, तो ऑटोमेटिकली उनमें रिलीफ होना शुरू हो जाएगा। हाँ, सैर जरूर करें, एक सकारात्मक सोच रखें और ये सोचें कि ये बीमार नहीं है क्योंकि इनको पहले ही डॉक्टर डिक्लेयर कर चुके हैं, नाउ यू आर ऑलराइट। तो उस चीज को अपने दिमाग में रख के आगे चलें, निश्चित तौर पे ये ठीक रहेंगे। बिल्कुल, डेफिनेटली जिस तरह हम बात करते हैं कि आपको अपना आत्मविश्वास बरकरार रखना है, यहाँ पर कॉन्फिडेंस रखें और मन में ये बिल्कुल ना रखें कि आपके अंदर कोई रोग है। बिल्कुल हमेशा इसी बात को कायम रखें, अपने विश्वास बनाकर रखें कि आपको कोई भी रोग छू नहीं सकता है और आप रोग मुक्त हैं। एक और कॉलर है हमारे साथ यहाँ पर पटना से। जूही जी, सवाल पूछें। हेलो सर। जी हेलो। हाँ, गुड इवनिंग सर। मेरा सवाल मेरे हस्बैंड के लिए है। हाँ जी, उनकी एज 28 है और उनकी प्रॉब्लम ये है सर कि वो सुबह उठते ही उन्हें छींकें आने लगती हैं और वो तब तक बनी रहती हैं जब तक कि धूप ना निकले, मतलब 10-11 ना बज जाए, तब तक वो बहुत परेशान रहते हैं। इवन कि वो अपने फेस को भी वॉश नहीं करते हैं 10 बजे तक। मेरे ख्याल ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जी। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें जैसे ही वो सोने की कोशिश करते हैं, लेटते हैं, उन्हें खांसी आनी शुरू होती है और कुछ लोग ये भी हैं जैसे सोकर उठते ही छींकने की समस्या जी है। बिल्कुल, इनके लिए अमृत के समान काम करेगी ये मेडिसिन। ये हरिद्रा खंडम का लगातार उनको 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम इस्तेमाल कराएं दूध के साथ। उसके साथ द्राक्षावलेहम एक मेडिसिन आती है, बिल्कुल चटनी जैसी मेडिसिन आती है। 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम द्राक्षावलेहम दे और साथ में महालक्ष्मी विलास रस टैबलेट्स आती हैं, 2 टैबलेट सुबह 2 शाम। देसी पान का पत्ता लें, उसमें 2 टैबलेट रखें, उसको बोलें कि धीरे धीरे इसको चबा के उसका रस वो चूसते रहें। अगर लगातार इन तीनों चीजों का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत जल्दी ये देखेंगे कि आश्चर्यजनक रूप से इनकी जो हाइपर सेंसिटिविटी है, इनकी जो एलर्जी की प्रॉब्लम है, वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगी। वेल, तो इन सभी तरीकों के साथ साथ कोशिश करें खुद को डस्ट और पॉल्यूटेंट से दूर रखने की। धूल, मिट्टी और धुएं से खुद को दूर रखें, ये किसी भी तरह की एलर्जी से दूर रहने में आपको मदद करेगा। एक और ब्रेक लेंगे, यहाँ पर बने रहें हमारे साथ। जो लोग इन्फ्लुएंजा से पीड़ित हैं, उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि जितना हो सके घर में ही रहें, बाहर ना जाएं और ज्यादा लोगों से मेलजोल ना करें, उनसे हाथ ना मिलाएं, क्योंकि इस तरह से ये रोग फैलने की समस्या हो सकती है। क्योंकि ये संक्रामक रोग है और जितना आप लोगों से मिलेंगे उतना ही इस रोग के फैलने की समस्या हो सकती है। यहाँ पर मैं ये आपसे जानना चाहूंगा मुकेश जी, जो लोग इन्फ्लुएंजा से पीड़ित हैं उन लोगों को ऐसे क्या टिप्स लेने चाहिए? क्योंकि खासकर मर्दों में हम देखते हैं कि वो बाहर जाते हैं, लोगों से हाथ मिलाते हैं और मिलते जुलते रहते हैं। किन खास एहतियात बरतें हैं जिससे कि ये संक्रमण रोग जो है वो फैलने से बच पाए? देखिए, सबसे बुरी चीज हम लोगों में ये होती है कि अगर मुझे इन्फ्लुएंजा हो गया तो मैं ये सोचूंगा कि मुझे तो है ही, दूसरे को अगर हो जाए तो मुझे उससे क्या मतलब है, ये टेंडेंसी निकाल ली होगी। दूसरी बात, अभी आपने जैसे जिक्र किया कि खांसते हुए या छींकते हुए या थूकते हुए रुमाल का इस्तेमाल करें। यहाँ मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ, बहुत से लोगों की मैंने आदत देखी है कि वो रुमाल का इस्तेमाल करते हैं नाक पोंछने में या खांसने में या छींकने में, उसको फिर जेब में रख लेते हैं। और मैंने कई बार देखा है कि 2-2, 3-3 दिन तक लगातार वो उस रुमाल को जेब में छोड़ देते हैं। ये आदत छोड़नी पड़ेगी। इसकी बजाय वो डिस्पोजेबल टिश्यूज का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी अपनी नाक या मुंह पोंछने के बाद इमीडिएटली उसको डिस्कार्ड कर दें। क्योंकि रुमाल रखने से क्या होगा कि जो इन्फेक्शन है वो धीरे धीरे परसिस्ट करता चला जाएगा, वो डिपॉजिट रहेगा और वो हमारी बीमारी को दूर करने की बजाय उसको हमारे शरीर में रुकने में बहुत ज्यादा सहयोग करेगा। तो यहाँ हाइजीनिक कंडीशंस को बरकरार रखना हमारे हाथ में है। कोशिश करें कि रुमाल को रोज बदलें और उसी रुमाल को दोबारा इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। इसके साथ में एक बात और ऐड करना चाहूंगा कि बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि ऑफिसेज में वो चम्मच और ग्लास और प्लेट, जितनी भी ऐसी चीजें हैं, उनको वो कॉमनली इस्तेमाल करते हैं। ऐसे वो इस्तेमाल ना करें जब तक कि उनको इसके बारे में ना पता चल जाए कि ये चीज प्रॉपर साफ धुली हुई है और इन्फेक्शन से रहित है, तब तक उस चीज का इस्तेमाल ना करें। बिल्कुल, तो इन टिप्स को ध्यान देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इनको ख्याल रखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर पूजा हमारे साथ हैं जबलपुर से। बताएं पूजा। गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग डॉक्टर। गुड इवनिंग सर, मेरे 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन तो मैं ये जानना चाहती हूँ कानों के बारे में कि सर कुछ समय पहले, लगभग 7-8 साल पहले, मेरे राइट साइड के कान में होल हो गया था पर्दे में,
तो डॉक्टर ने बोला था कि अंदर काफी डस्ट है, तो उन्होंने दोनों कानों की सफाई की थी मशीन से। तो उसके बाद तो ट्रीटमेंट हुआ, अंदर मैं ठीक हो गई। लेकिन जब से उन्होंने मशीन के द्वारा कान साफ किया ना, तब से लेके साए साए इस टाइप की दोनों कानों से आवाज आती है। खास करके जब साइलेंट जोन हो, जैसे फैन की आवाज ना हो या कुछ हो, जैसे लाइट बंद हो, तो बहुत ज्यादा। और रात को सोने में भी वो अंदर साए साए खूब डिस्टर्ब करता है। दूसरा क्वेश्चन मेरा सर ये है कि अचानक 1 साल से मेरी बॉडी में वेट बढ़ने लगा है। पेट और हिप्स की जगह पे बहुत ज्यादा फैट बढ़ रहा है सर। उसके लिए मैं कुछ मेडिसिन जानना चाहती थी। आपका थायराइड आपने चेक कराया? जी सर, नॉर्मल है मेरा थायराइड। नॉर्मल है थायराइड जी। देखिए पहली जहाँ तक इनकी पहली चीज़ का ताल्लुक है, उसके लिए नज़दीकी किसी भी पंचकर्म सेंटर से कांटेक्ट करें। वहाँ पे कर्णपूर्णम नाम से एक ट्रीटमेंट होता है। कर्णपूर्णम में ये कराएंगे तो उसमें अगर व्रण बना हुआ है, यानी घाव बना हुआ है, या कोई परफोरेशन है, या कोई ऐसी प्रॉब्लम है, तो उसको बड़े आसानी से दूर किया जा सकता है। दूसरी बात, इनका सवाल जो मोटापे से जुड़ा हुआ है, उसमें कई बार ये देखा जाता है कि हेरिडिटरी हम लोग क्या कैरी कर रहे हैं। एक तो वो चीज़ देखनी पड़ती है। दूसरी बात, अगर फिर भी इनकी फैट की डिपोजिशन बहुत ज़्यादा है, इनकी टेंडेंसी है, तो उसमें भी पंचकर्मा में उदावर्तनम नाम से एक ट्रीटमेंट होता है। उदावर्तनम में कुछ ड्राई पाउडर रिग्रेस मसाज होती है, उसमें कुछ हर्ब्स होती हैं जिनकी मसाज की जाती है, जिससे हमारा जो डिपॉजिटेड फैट है वो धीरे धीरे डिजोल्व होना शुरू हो जाता है और हमारे शरीर का मेटाबॉलिक रेट धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। सो दैट कि जो भी हम खाते हैं वो आसानी से पच जाता है और वो कहीं भी डिपॉजिट नहीं होने पाता है। उसका इस्तेमाल करें। लेकिन अगर घरेलू तौर पे ये पूछें तो मैं इनको ये कहना चाहूंगा कि चावल, चीनी और आलू, 3 चीजों का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दें। दाल की क्वांटिटी अपनी घटा दें। लेकिन उसकी भरपाई करने के लिए आप किसी अच्छे आयुर्वेदिक एक्सपर्ट से ये जरूर जान लें कि आपकी डाइट किस तरह की होनी चाहिए, जो इनको प्रॉपरली आसानी से बता सकता है, या फिर ये हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर इस तरह से ये फॉलो करेंगे, क्योंकि मोटापे को घटाने के लिए कॉपी बुक स्टाइल में कोई भी एक मेडिसिन ऐसी नहीं है जिसको ये कहा जाए कि आप ये गोली खा लीजिए तो आपका मोटापा खत्म हो जाएगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसके लिए पूरी साधना की जरूरत होती है। अगर ये किसी भी तरह का ऐसा सवाल हमारे सामने रखती है तो हम डेफिनेटली इनको लाइन ऑफ ट्रीटमेंट सेट करेंगे। मुकेश जी, एक दर्शक है हमारे, उन्होंने SMS भेजा है, उन्हें शोल्डर पेन की समस्या है। हाँ, देखिए अगेन वही प्रॉब्लम है, डिपोजिशन ऑफ वात की वजह से शोल्डर में पेन होता है। संधिवात इसको हम बोलते हैं आमतौर पे। रासनादी कषायम एक मेडिसिन आती है। रासनादी कषायम खाना खाने से पहले 3 चम्मच सुबह, 3 चम्मच शाम लगातार ये लें। साथ में बलारिष्टम 5 चम्मच सुबह, 5 चम्मच शाम, और अश्वगंधारिष्टम 5 चम्मच सुबह, 5 चम्मच शाम। लगातार इनका इस्तेमाल करें। घी की मात्रा खाने में बढ़ाएं। रूखे सूखे बासी भोजन को बिल्कुल ना खाएं। अगर इस मेडिसिन को ये 1 से 1.5 महीने तक लेंगे तो मेरे ख्याल से कम 50% इनको रिलीफ महसूस होगा। उसके बाद हमें फॉलोअप बताएं ताकि हम आगे ट्रीटमेंट इनको बता सकें। बिल्कुल। यहाँ ममता जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। बताएं ममता जी। हाँ नमस्ते। मेरे 2 क्वेश्चन है। एक तो मेरे पिताजी 73 इयर्स के हैं। उनकी नाक से यूं ही खाना खाते समय, नाश्ता करते समय पानी मतलब बूंद बूंद टपकने लगता है। तो हम लोग को चिंता हुई है क्या चीज है, तो इसके बारे में जरा सा उनको बताएं। और मेरा बेटा है, मैंने आपसे डॉक्टर साहब से सवाल पूछा था कि उसकी नाक की हड्डी एस शेप में हो गई है, 18 इयर्स का है। तो उन्होंने षडबिंदु तेल डालने के लिए कहा था, तो उसको डालने से उसको बहुत जलन हो रही है। उसने बिल्कुल मना कर दिया कि मैं नहीं करूँगा। उसका वेट भी ज्यादा है। तो हम वही जानना चाहते थे उसको। वैसे मैंने योग कराना, तो उन्होंने कहा कि पहले वेट कम हो तब हम नस्यम थेरेपी देंगे। तो नस्यम थेरेपी के बारे में थोड़ा सा हम और जानना चाहते थे, और थोड़ा सा और उसके बारे में कुछ जी। हाँ, देखिए इनके फादर के लिए लक्ष्मी विलास रस टैबलेट आती है। 1 टैबलेट सुबह, 1 टैबलेट शाम लगातार ये उनको देना शुरू करें। मलाई के साथ या शहद के साथ दे सकते हैं। साथ में हरिद्रा खंडम 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम, जैसे मैंने अभी बताया था, क्योंकि वो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए होता है और हमारे नाक से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं हैं उनको वो शमन करने में सक्षम होता है। दूसरी बात, जहां तक इन्होंने नस्यम के बारे में पूछा है, नस्यम एक विशेष पद्धति होती है आयुर्वेद में पंचकर्म में। इसमें साइनस पॉइंट्स की मसाज की जाती है कुछ मेडिकेटेड ऑयल्स के साथ। उसके बाद कुछ मेडिसिन होती है जिनको बर्न करके उसका स्मोक पैदा करके उसको हम इनहेल कराते हैं। उसके बाद कुछ ऑयल होते हैं स्पेशलाइज, जिन ऑयल को हम नाक के दोनों सुरों में डालते हैं। ये कंप्लीट प्रोसेस होता है। इससे कितना भी पुराना साइनसाइटिस हो, या नेजल पॉलिप्स बने हुए हो, या नेजल पैसेज में जो हड्डी बढ़ी हुई इन्होंने बताई वो हो, उन सबको दूर किया जाता है। जी डेफिनेटली ये सक्सेसफुल ट्रीटमेंट है। इसके साथ जो इन्होंने बताया षडबिंदु तेल डालने से उसको जलन होती है, निश्चित तौर पे जलन होती है। वो बच्चा बिल्कुल सही कंप्लेन कर रहा है। लेकिन अगर षडबिंदु तेल डालने से उसको जलन होती है तो ये अणु तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अणु तेल से इसको कोई जलन नहीं होगी, लेकिन वो गुण बराबर रखता है, वो षडबिंदु तेल के बराबर ही गुणकारी है। तो अणु तेल का ये इस्तेमाल करें, फिर हमें बताएं कि उसको कैसा महसूस हो रहा है। मुकेश जी, मेंस में इन सभी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन आवर शो। माय प्लेजर। थैंक यू सो मच।